नमो नमः। नमः संस्कृताय। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं लॉन्ग सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में 2022, 23, 24, 25 पिछले 4 साल के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में याद कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएंगे और जो हम बताते चलेंगे ना उसको आपको लिखना भी है, ठीक है ना। लिखते चलिएगा, इसलिए लिखते चलिएगा क्योंकि लिखने से याद होता है और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस आप अपने एग्जाम में छाप दीजिएगा जा करके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको हम बता देना चाहेंगे कि सब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 8 पूछा जाता है, जिनमें से आपको 4 का उत्तर देने के लिए रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और टोटल आप 4 प्रश्न बनाते हैं ना तो 4 25 20 मार्क्स इसमें मिल जाता है। 20 मार्क्स अगर आपको लेना है तो यह वीडियो देखना होगा, इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा इसमें जो प्रश्न बताएंगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है। एक तरह से यह क्रैश कोर्स के जैसा भी हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर से। इसमें टोटल 8 प्रश्न पूछा गया था। इसमें पहला प्रश्न है कालिदास के नाटकों का परिचय देना है। दूसरा प्रश्न है दिलीप वर्णन पाठ के आधार पर दिलीप के चरित्र को लिखना है, यानी कि राजा दिलीप कैसे व्यक्ति थे, उनका चरित्र क्या था वो लिखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है व्यायाम पाठ का सार लिखना है। व्यायाम पाठ में जो आपने पढ़ा था, जो आपने लाभ पढ़ा था, उसका सारांश लिखना है। चौथा प्रश्न में विवेकानंद का परिचय देना है। विवेकानंद का परिचय बहुत बच्चे दे सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से हिंदी में मैंने आपको बताया था और सबका उत्तर आप ना हिंदी में लिख सकते हैं। नो डाउट कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा आप हिंदी में ही आपको लिखना होगा। चलिए पांचवा प्रश्न है बिहार राज्य के संस्कृत गद्यकार कौन थे, उनके बारे में लिखना है और उनके काव्य का थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिएगा। और छठा प्रश्न है नाट्य शास्त्र किसे कहते हैं, किसी एक नाट्य शास्त्र का बस परिचय आपको देना है। और सातवां प्रश्न है चाणक्य का संक्षिप्त परिचय देना है, यानी कि जो चाणक्य थे, कूटनीतिज्ञ चाणक्य जो थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लिखना है। एंड इसके बाद हम आएंगे नीचे, तो नीचे 8वां प्रश्न रहेगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। 8वां प्रश्न में रहेगा गद्यांश, ठीक ना, पढ़ कर के उत्तर देने के लिए। तो मैं तो बोलूँगा कि गद्यांश नहीं बनाइएगा, इसलिए नहीं बनाइएगा क्योंकि इधर पे ही आपको टोटल 7 प्रश्नों में ही आपको 4 इजी प्रश्न मिल जाएगा। तो क्यों जाएंगे आप 8वां प्रश्न में, आप लोग सोच कर समझ कर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 4 प्रश्न इधर से आप बनाइएगा, बाकी आप 8वां प्रश्न में नहीं जाइएगा। तो चलिए हम क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है महाकवि कालिदास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय देना है। और ये प्रश्न जो है ना वो 2020 के साथ साथ 22 में पूछा जा चुका है और अभी हम 2022 के प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। उत्तर देखिएगा, सिर्फ इनके नाटकों के बारे में पूछा गया है ना। तो चलिए इनके नाटकों के बारे में हम परिचय देखते हैं। सबसे पहले कालिदास के बारे में देख लेते हैं। कालिदास संस्कृत के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, अर्थात कि बहुत ही विख्यात कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। विदेशी विद्वानों के द्वारा इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसलिए शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि जो शेक्सपियर व्यक्ति थे ना वो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इसीलिए भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इनका जन्म स्थान विवादास्पद है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ है ये उतने व्यक्तियों को पता नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ है, जो कि हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं जर्मनी में, जो कि गलत है। इससे आप नहीं लिखिएगा, अगर आप लिखते चल रहे हैं ना तो इस पॉइंट को नहीं लिखिएगा, इसलिए क्योंकि जर्मनी वाला बात ये गलत है। किसी भी तरीक़ा से जर्मनी में इनका जन्म हो ही नहीं सकता है। चलिए इसके बाद तीसरा में कुछ लोग अपना मत दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि उज्जैनी के यह व्यक्ति थे, उज्जैनी में रहने वाले थे। तो अधिकतर विद्वानों के द्वारा यही कहा गया है कि उज्जैनी के निवासी थे। तो यह आप लोग याद कर लीजिएगा कि कालिदास का जो निवास स्थान है वो उज्जैनी है। जन्म के बारे में नहीं पता है किसी को, लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि ये उज्जैनी के आसपास रहते होंगे। और उन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य के जो 9 नवरत्न थे उनमें से
जो कालिदास थे ना वो बहुत प्रसिद्ध थे, इसीलिए कालिदास को बोला जाता है विक्रमादित्य का नवरत्न। अब आप लोग पूछेगा कि विक्रमादित्य कौन था, तो विक्रमादित्य एक राजा थे जिनके दरबार में रहते थे कालिदास, याद रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कालिदास जन्म से मूर्ख थे, जो कि बात सही है। कालिदास जो थे ना वो जन्म से मूर्ख थे। काली की कृपा से उद्भट विद्वान बन गए, यानी कि काली की कृपा से इनको विद्या मिला और ये विद्वान बन गए, तब से इनका नाम कालिदास पड़ा। तो आप लोग को पता चल गया कि कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा। आगे देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा बताया गया, मतलब इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था विद्योत्तमा। आगे देखेंगे। आगे बताया गया है कि कालिदास के नाम संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथ मिलते हैं, परंतु इनकी प्रमाणिक रचनाएं केवल 7 है, जो कि इस प्रकार से है। 2 महाकाव्य है जो कि कुमार संभवम है और रघुवंशम है, और रघुवंशम में ही हम लोग ने राजा दिलीप के बारे में पढ़ा था, राजा दिलीप के बारे में पढ़ा था। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से 2 महाकाव्य, 2 गीत काव्य भी लिखे हैं, जो कि ऋतु संहारम है और मेघदूतम है। मेघदूतम एकदम प्रसिद्ध बुक है, एकदम प्रसिद्ध बुक है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, इसलिए मेघदूतम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद उन्होंने 3 नाटक लिखा, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस प्रकार से कालिदास के द्वारा 3 नाटक लिखा गया, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम। 2 महाकाव्य है और 2 गीत काव्य है। टोटल 7 रचनाएं कालिदास के द्वारा रचा गया है। अब हम देखते हैं इसमें जो नाटक है ना उसके बारे में। देखिएगा आगे। मालविका अग्निमित्रम पहला नाटक है जिसमें 5 अंक हैं। कितना अंक है? 5 अंक हैं। और ये सब के बारे में ना आप लोग याद करते चलिएगा, इसलिए क्योंकि नाटक से अधिक प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र का प्रेम का चित्रण है, यानी कि मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक है ना उसमें मालविका रानी और अग्निमित्रम राजा के बारे में चर्चा है, जो कि मालविका से कैसे प्रेम करते हैं, एक दासी मालविका से कैसे प्रेम करते हैं, कैसे विवाह होता है, उसके बारे में बताया गया है, जो कि हमने नृत्य शिक्षक विवाद में पढ़ा था। इसके बाद दूसरा पुस्तक है विक्रमोर्वशीयम। इसमें भी 5 अंक है और इसमें राजा विक्रमादित्य तथा उर्वशी का चित्रण किया गया है। मतलब उर्वशी नाम की एक अप्सरा रहती है, देवों की नगरी से आती है, और उसी के साथ में विक्रमादित्य की प्रेम कहानी वर्णित है। तो इस प्रकार से विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा। और अगला जो है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास के विख्यात नाटक है, याद रखिएगा सबसे विख्यात नाटक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। इसके 7 अंक हैं, ठीक है ना। अभी जो हमने पढ़ा उसमें टोटल 5-5 अंक था, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम में टोटल कितना अंक है? 8 अंक है, जिनमें अनवध सुंदरी और शकुंतला तथा राजा दुष्यंत के बारे में प्रफुटित रूप से वर्णन है। याद रखेंगे किसके बारे में वर्णन है? तो रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम के प्रफुटित होने से लेकर फलित होने की कहानी, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक कहानी बताया गया है। सफलतापूर्वक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के विषय में निम्नलिखित एक श्लोक दिया गया है, जो कि अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक कस्तत्र श्लोक चास्तुष्टयम। तो ये श्लोक है जो कि अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, जिसमें राजा दुष्यंत और रानी यानी कि सुंदरी शकुंतला के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये हो गया कालिदास के नाटक का परिचय, जो कि 3 नाटक है और तीनों का परिचय हमने दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 2 में। दिलीप वर्णनम पाठ के आधार पर दिलीप के चरित्र पर प्रकाश डालना है, यानी कि राजा दिलीप के चरित्रीय गुण का यहाँ पर वर्णन करना है, जो कि 21 में और 22 में पूछा हुआ है। तो चलिए राजा दिलीप के चारित्रिक गुण कैसा था वो हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कालिदास ने राजा दिलीप के अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। किन्होंने किया है? तो कालिदास ने। किस राजा का वर्णन? तो दिलीप राजा का, जो इस प्रकार से है। दिलीप की प्रजा उसकी आकृति के समान विशाल कहा गया है, यानी जो राजा दिलीप की जो प्रजा लोग है उन्हीं के जैसा है। उसमें प्रजा के समान शास्त्र ज्ञान यानी आगम है, आगम के समान उसका उद्यम और
आरंभ है और आरंभ के समान अभ्युदय होता है। दिलीप अपने अधीनस्थों के लिए एक ओर तो असहाय तो दूसरी ओर सुलभ हैं, क्योंकि एक ओर किसी के लिए बहुत भयानक व्यक्ति हैं, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन अपने प्रजाओं के लिए सुलभ और एक अच्छे व्यक्ति हैं। क्योंकि राजा के दोनों गुण होना चाहिए, जो कि पहला गुण है भयावह यानी कि विशाल और एकदम डरावना, और यह गुण सभी राजाओं में होना चाहिए, मतलब विशाल डरावना इस प्रकार से जो कि किसी भी शत्रु को डरा दे। और दूसरा है मनोरम यानी कोमल व्यक्ति। इसकी तुलना समुद्र से की गई है, जहाँ भयंकर जलचर भी रहते हैं और वहाँ पर रत्न भी रहता है। मतलब राजा दिलीप का वर्णन समुद्र से किया गया है, जिस समुद्र में एक भयंकर जलचर रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशाल और भयंकर रहता है, और उसी में रत्न भी रहते हैं। तो यहाँ पर जलचर और रत्न दोनों से तुलना किया गया है राजा दिलीप का। यही उनका चारित्रिक गुण है। राजा दिलीप क्षमाशील भी है, मतलब अपने शत्रुओं को और अपने जो भी गलत व्यवहार करता है उसे क्षमा भी देते हैं, लेकिन सजा भी देते हैं। विनम्र स्वभाव के थे, शक्ति होते हुए भी अहंकारी बिल्कुल भी नहीं थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसके साथ विवेकशील थे, विवेक के साथ कोई भी योजना बनाते थे। इसके लिए उनके निर्णय सदैव न्यायपूर्ण था, यानी कि सदा ही वो निर्णय न्यायपूर्ण यानी जस्टिबल देते थे। परोपकार, त्याग, सहिष्णुता उनके प्रमुख चारित्रिक गुण थे, यानी कि परोपकार, त्याग, सहिष्णुता जो कि व्यक्ति में रहना ही चाहिए, संतोष की भावना, वे ही इनका चरित्र गुण था। इस प्रकार राजा दिलीप का चरित्र आदर्श राजधर्म का प्रतीक है, जो प्रत्येक शासक के लिए अनुकरणीय है, यानी कि धारण करने के लिए है, अनुकरण करने के लिए है, जो कि सभी राजा में होना चाहिए। हमने राजा दिलीप के बारे में क्या पढ़ा वो हम एक बार में देख लेते हैं। समझना जरूरी है, रटना नहीं है। रटना वही प्रश्न है आप सभी को जो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो राजा दिलीप के बारे में हमने क्या जाना कि राजा दिलीप अपने प्रजाओं की तरह विशाल हैं, उनके अंदर शास्त्र का भी ज्ञान है, उद्यम भी है, अभ्युदय भी है, और वह अधीनस्थों के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक भयावह है तो एक मनोरम है, अर्थात कि एक जलचर की तरह विशाल है और एक नवरत्न की तरह यानी कि कोमल मनोरम है। तो यहाँ पर हमने गुणों को चर्चा किया। दूसरा पैराग्राफ में चारित्रिक गुणों को चर्चा किया, जो कि उनके अंदर है परोपकार, त्याग और सहिष्णुता, और सदैव न्यायपूर्ण वो व्यवहार करते हैं, क्षमा भी देते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसा होना एक राजधर्म का प्रतीक है, जो कि सभी शासक में होना चाहिए। तो ये हमने वर्णन किया राजा दिलीप के चरित्रीय गुण। तो तीसरा प्रश्न है व्यायाम के लाभ को लिखने के लिए और इसके साथ साथ व्यायाम के सार को लिखने के लिए। तो इसमें पूछा गया है व्यायाम पाठ का सार लिखना है। तो चलिए व्यायाम पाठ का सार यहाँ पर हम देख लेते हैं। व्यायाम पाठ का सार जो हमने चैप्टर में पढ़ाया है ना, बस उसी को हिंदी अनुवाद में लिख देना है आप सभी को। व्यायाम शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर को बलवान, सुडौल, अंग प्रत्यंगों को सुंदर बनाता है। नियमित व्यायाम से पाचन ठीक हो रहता है, मतलब पाचन शक्ति भी व्यायाम करने से अच्छा रहेगा, शरीर सुडौल रहेगा और शरीर एकदम पुष्ट यानी कि बलवान रहेगा। अंग प्रत्यंग यानी कि जो आपका जो शरीर है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा। भूख और ऊर्जा में वृद्धि होगी, मतलब ऊर्जा भी आपको मिलेगा और भूख भी लगेगा, जिससे ऊर्जा में वृद्धि ऑलरेडी होगा ही होगा। मानसिक शक्ति और सहनशीलता विकसित होती है, मतलब कि आपकी जो मानसिक शक्ति है, जो पूरा मतलब आपका जो दिमागी शक्ति है वो विकसित होगा, और आपका जो यहाँ पर सहनशीलता जो संतोष की भावना है वह भी विकसित होगा। व्यायाम से शरीर निरोग रहता है, यानी कभी भी रोगी नहीं होइएगा, ताजपूर्ण रहता है, थकावट कम होती है। विपत्तियों के सामना करने में कभी भी आप घबराइएगा नहीं, बल्कि साहस पूर्वक कीजिएगा। यह व्यक्ति को परिश्रम करने योग्य बनाता है, अर्थात कि आप जितना काम कीजिएगा उतना ही आपको व्यायाम से फायदा होगा। सभी मनुष्य अपनी आयु, शक्ति, भोजन ये तीन चीज देखकर ही व्यायाम करें, क्योंकि सभी के लिए व्यायाम सही नहीं होता है, क्योंकि जो बहुत कम उम्र का है उसको भी समझकर व्यायाम करना चाहिए। ज़्यादा अधिक वजन उठाने वाला व्यायाम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अगर अधिक एज का है, कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, तो उसे भी ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि शरीर ही धर्म, कर्तव्य और जीवन के सभी कार्यों का मुख्य आधार माना जाता है। यानी कि जितना भी जीवन में धर्म है, जितना भी काम है, वो सबका मेन आधार क्या है? तो सबका मेन आधार शरीर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम न केवल शरीर की ताकत को बढ़ाता है बल्कि रक्त संचार यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, स्नायु शक्ति और इंद्रियों के कार्य को सुसंगठित करता है। अर्थात कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो सोचने समझने की शक्ति है, उसको विकसित करेगा और व्यक्ति निरोगी रहता है, ताजगी पूर्ण रहता है। व्यायाम का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसीलिए मन प्रसन्न रहेगा, यानी हरदम खुश रहिएगा, स्थिर रहेगा और ज़्यादा लचीलापन नहीं रहेगा और इसके बाद यहाँ पर उत्साही रहिएगा। इसी के साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 में। स्वामी विवेकानंद का परिचय लिखना है। यही प्रश्न आपसे कर सकता है कि स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी लिखें। यही प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि स्वामी विवेकानंद की विशेषता लिखें। तो चलिए विवेकानंद के बारे में हम लोग परिचय देते हैं। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम नरेंद्र दत्त था। वे महान संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर स्थित दुर्गा मंदिर उनकी साधना और उपासना का प्रमुख केंद्र था। किनका? तो स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और साहित्य के महान विद्वान थे। यानी कि अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, साहित्य के महान विद्वान माने जाते थे, अर्थात कि ये सब भाषाएं उनको पता था। दर्शन शास्त्र में उनकी विशेष योग्यता थी, यानी कि फिलॉसफी भी वो जानते थे। इसके बाद अगले पैराग्राफ में चलेंगे। पहला पैराग्राफ में हमने देखा स्वामी विवेकानंद के बारे में रहन सहन। दूसरा पैराग्राफ में है देशवासियों की दयनीय स्थिति और भारत की पराधीनता को देखकर उनका मन अत्यंत व्यथित हो उठा। वे चाहते थे कि भारत आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से जागृत हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने विश्व को भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का परिचय कराया। अर्थात कि वो चाहते थे कि भारत आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से जागृत हो, यानी कि विकसित करे, और भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का परिचय देना चाहते थे। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में, जो कि हमारे चैप्टर से लिया गया है। अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित अखिल विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण देकर अपार प्रसिद्धि प्राप्त की। जो कि सभी को पता होगा कि अमेरिका में गए थे, शिकागो नगर में स्वामी विवेकानंद, और वहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। उनके ओजस्वी और प्रेरणादायक विचारों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। मतलब उनका जो प्रेरणादायक भाषण था, उनका जो विचार था, वो पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों जैसे पांडिचेरी, मद्रास आदि की यात्रा किया और अंत में विवेकानंद अल्मोड़ा पहुंचकर प्रबुद्ध भारत नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किए। पत्रिका अर्थात कि आज का जो पेपर वगैरह जो होता है ना, उसको हम पत्रिका बोल सकते हैं। तो प्रबुद्ध भारत एक पत्रिका का प्रकाशन किए, जिससे उनके विचार जन जन तक पहुंचने लगा। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद ओवरऑल हम अंतिम पैराग्राफ में देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को युग पुरुष कहा गया है। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वे आज भी अपने विचारों और कार्यों के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में स्मरणीय, यानी कि स्मरण करने योग्य और प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति के जैसे बन चुके हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विश्व के साथ साथ, मतलब भारत के साथ साथ विश्व में भी प्रसिद्ध हुए हैं। और इनका जो मत है, इनका जो भाषण है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ ही, लेकिन आज भी इनको बहुत विश्व में माना जाता है। पांचवा प्रश्न में हम आ चुके हैं। बिहार राज्य के संस्कृत गद्यकार के बारे में लिखना है और उनके काव्य के बारे में परिचय देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने संस्कृत के गद्यकारों के बारे में लिखा है। बिहार राज्य की संस्कृत परंपरा में आचार्य बाणभट्ट का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार माने जाते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक थे, यानी कि वो 7वीं शताब्दी के लेखक थे और सम्राट हर्षवर्धन के राजकीय कवि थे, यानी राजकवि थे। किनके? तो हर्षवर्धन के। जन्म बिहार क्षेत्र में माना जाता है। किनका जन्म? तो बाणभट्ट का जन्म, इसीलिए उन्हें बिहार का प्रमुख संस्कृत गद्यकार कहा गया है।
तो बाणभट्ट की दो प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित एक ऐतिहासिक जीवनी पर लिखा गया है और जिसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और शासन का विस्तार पूर्वक वर्णन है। किसमें? तो हर्षचरित्र में। किसका वर्णन होता है? तो हर्षवर्धन का चरित्र का वर्णन है। याद रखिएगा, जैसे नाम में ही छुपा हुआ है। हर्षचरित्र में किसका वर्णन है? तो हर्षवर्धन का। ठीक है ना, मतलब हर्षवर्धन का चरित्र का वर्णन है। इसमें तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति और जीवन शैली का सजीव चित्रण किया गया है। किसमें? तो हर्षचरित्र में, जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में मिलता है। इसमें तत्कालीन समाज यानी अभी के समाज के बारे में, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, और इसके बाद संस्कृति यानी कि हमारा कल्चर कैसा था उसके बारे में चित्रण मिलता है। इसके बाद इनका दूसरा प्रसिद्ध बुक है कादम्बरी। कादम्बरी का जो रचना है वो कौन की है? तो बाणभट्ट की हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कादम्बरी एक प्रसिद्ध गद्य काव्य कथात्मक उपन्यास है जिसमें प्रेम, करुणा, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक तत्वों का सुंदर समन्वय है। इसकी भाषा अलंकारिक, मधुर और अत्यंत प्रभावशाली है। मतलब यह जो किताब है ना, यह जो उपन्यास है जिसमें प्रेम, करुणा, पुनर्जन्म और अध्यात्म के बारे में वर्णन मिलता है। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल सब कुछ। तो बाणभट्ट की शैली संस्कृत साहित्य में आदित्य मानी गई है, यानी जिसका कोई भी तोड़ नहीं हो उसे हम आदित्य बोलते हैं। उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, चित्रात्मक और भाव प्रधान होता है। संस्कृत गद्य परंपरा में उनकी रचनाएं कीर्ति स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है, अर्थात कि जहाँ पर उनकी रचना है ना उस वहाँ तक अभी कोई नहीं पहुँच पाया है, मतलब उतना प्रसिद्ध अभी कोई भी नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उनका जो रचना है ना वो कीर्ति स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है, यानी नंबर 1 पर है। इस प्रकार बाणभट्ट बिहार राज्य के महान गद्यकार थे और उनके गद्य काव्य संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाणभट्ट जो बिहार के व्यक्ति थे और गद्य काव्य लिखना पसंद करते थे, जो कि एक संस्कृत साहित्य के प्रेमी भी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5वां प्रश्न भी देख लिया। अब हम आते हैं छठा प्रश्न में। छठा प्रश्न जो है ना वो नाट्य काव्य के बारे में लिखना है और एक नाट्य काव्य के बारे में परिचय भी देना है। ठीक है ना, तो चलिए नाट्य काव्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। उत्तर, नाट्य काव्य वह काव्य है जिसमें नाटक और काव्य दोनों के गुण पाए जाते हैं। शॉर्ट में है ये परिभाषा, याद कर लीजिएगा। जिसकी रचना मंच पर अभिनय के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात कि किसी भी कहानी को जो प्रस्तुत किया जाता है किसी भी फिल्म के द्वारा, किसी भी पोस्टर के द्वारा, तो उसे हम नाट्य काव्य कहते हैं, उसे नाट्य काव्य कहा जाता है। इसमें संवाद होता है, बातचीत होता है, पात्र होते हैं, मतलब कि जो भी पात्र होता है, जैसे कोई फिल्म देखते हैं ना तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, कोई अच्छा पात्र रहता है, कोई खराब पात्र रहता है, अंक होते हैं, दृश्य होता है, रस होते हैं, अभिनय होता है, कला होता है, ये सब उपस्थित रहेगा तो हम कहेंगे कि वो नाट्य है और काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो नाट्य काव्य हो जाएगा। शॉर्ट में हम परिभाषा देखेंगे तो जो अभिनय योग्य है, यानी कि हम जिसे नाटक के लिए किया जाता है, एक्टिंग के लिए किया जाता है, उसे नाट्य काव्य कहते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के लिए कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम सबसे बड़ा नाट्य काव्य है। इसके बाद शूद्रक का मरीचिकटिकम, यह भी बहुत बड़ा नाट्य काव्य है। इस प्रकार से हमने देखा। आगे देखते हैं तो भाष्य, शूद्रक, कालिदास, भवभूति, भट्टनारायण संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध नाट्यकार हैं। भाष्य के 13 नाट्यकार हैं जिसमें से स्वप्न वासवदत्त नामक नाटक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भाष्य का नाटक स्वप्न वासवदत्तम बहुत प्रसिद्ध है। तो देखते हैं हम लोग भाष्य के नाटक स्वप्न वासवदत्त के बारे में। स्वप्न वासवदत्त नाटक उदयन कथा से संबंधित है, उदयन कथा से संबंधित है, याद रखिए, अर्थात कि उदयन के बारे में है। सिंपल सा, उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इतना मग्न है कि उसका राज भी छीन जाता है, अतः उसके मंत्री एगौनधरायण की योजना से उसका विवाह मगध की राजपुत्री यानी राजकुमारी पद्मावती से कराया जाता है। मगध की सेना उसके राज्य को दिलवा देती है, तब वासवदत्ता भी प्रकट होती है। इसके प्रथम अंक में एगौनधरायण प्रचंड रूप से वासवदत्ता को पद्मावती के पास ही रख करके चले जाते हैं, जिसमें दोनों संपत्नियों में प्रेम बनता है, यानी कि वासवदत्ता में और यहाँ पर पद्मावती में, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है और राजा फिर पद्मावती से विवाह कर लेते हैं, और जिससे कि वासवदत्ता को कोई भी तकलीफ नहीं होता है। फिर दोनों रानी राजा के साथ में यानी कि
उदयन के साथ में रहने लगते हैं इस प्रकार से। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, चाणक्य का संक्षिप्त परिचय देना है। चाणक्य के बारे में लिखना है ना, तो चलिए चाणक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तक्षशिला कहाँ पे है, तो अभी के पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान, वहाँ पे है तक्षशिला, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त अर्थात कि कौटिल्य था। पिता का नाम ऋषि कनक था, पत्नी का नाम यशोमती था। जन्म के समय माता का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया था उनकी माता का। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बालक में राजयोग नहीं है, मतलब ये राजा नहीं बन सकता है, ये बालक का भविष्यवाणी है। किंतु चाणक्य में बाल्यकाल से ही अद्भुत विद्या और चतुराई थी, यानी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही विद्या वाले व्यक्ति थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य बने, जहां उन्होंने मुख्य रूप से भील और किरात राजकुमारों को शिक्षा दी, यानी भील जनजाति और किरात के जो पुत्र होते हैं, किरात राजाओं के जो पुत्र थे, उनको यहाँ पर शिक्षा दिए थे। कौन दिए थे, तो चाणक्य दिए थे। इस प्रकार से उनके बारे में हो गया, उनकी जीवनी हो गया। चाणक्य ने अपने गहन ज्ञान और रणनीतिक कौशल के कारण राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति में अपार सफलता प्राप्त की, मतलब वो बहुत प्रसिद्ध थे ये सब चीज़ों में। उन्होंने मौर्य वंश के प्रसिद्ध व्यक्ति चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, यानी कि चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। मौर्य वंश के नाम से एक वंश को स्थापित किया मगध के गद्दी पर, जिससे पहले नंद वंश का नाश किए थे, मतलब कि पहले नंद वंश का राज हुआ करता था मगध में, तो उसको खत्म किए चाणक्य, और इसके बाद मौर्य वंश को स्थापित किए। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, कहाँ का, मगध का। कौन सा वंश, मगध, मौर्य वंश। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया जाता है, किनके द्वारा, तो चाणक्य के द्वारा। तो याद रखिए चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो नंद वंश को उखाड़ फेंकते हैं मगध की गद्दी से, यानी मगध से, और एक नया सम्राट चंद्रगुप्त को बनाते हैं, मतलब वहाँ का राजा। चाणक्य को भारत में एक महान विचारक, राजनयिक माना जाता है। उनकी कुशलता, दूरदर्शिता, जन कल्याण के लिए किए गए कार्य उन्हें इतिहास अद्वितीय मानता है, यानी इतिहास में वो बहुत अद्वितीय बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि उसके जैसा, मतलब चाणक्य के जैसा अभी कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जो कि इतना विद्वान हो और इतना राजनीति, पॉलिटिक्स का ज्ञान रखता हो। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। अब हम आ चुके हैं 2023 के प्रश्न में। पहला है भाष्य के नाटक का परिचय देना है। भाष्य के जो नाटक है ना स्वप्न वासवदत्त, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है दिलीप वर्णन पाठ के आधार पर राजा दिलीप के शारीरिक गुण लिखना है, ठीक ना, इसमें वर्णन करना है लेकिन शारीरिक गुण। तीसरा प्रश्न है ज्ञान सागर पाठ के आधार पर पुस्तकालय का क्या महत्व है, इसको लिखना है। चौथा प्रश्न है सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद पाठ का सार लिखना है, यानी सारांश लिखना है। पांचवा प्रश्न है सच्चे मित्र का लक्षण क्या है, वो लिखना है। छठा प्रश्न है व्यायाम पाठ के आधार पर व्यायाम का क्या लाभ है, वो लिखना है। तो जो आप सभी को जो हल्का लगे ना वही बनाइएगा। सातवां प्रश्न है पंचतंत्र का संक्षिप्त परिचय देना है। आठवां प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, उसके बारे में लिखना है, लेकिन हम व्याकरण खैर इसमें अभी नहीं बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले भाष्य के नाटक का नाम लिखना है और उसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में परिचय लिखना है। तो चलिए देखते हैं। भाष्य संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम और प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं, जो कि पता ही होगा क्योंकि वो सबसे प्राचीन हैं और सबसे प्रसिद्ध भी माने जाते हैं महर्षि भाष्य। उनका काल ईसा के प्रथम और द्वितीय शताब्दी के आसपास माना जाता है। लंबे समय तक भाष्य के नाटक लुप्त माने जाते थे, मतलब लंबे समय तक भाष्य के नाटक के बारे में पता नहीं था किसी को, परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ में केरल से उनके 13 नाटकों की खोज हुई। केरल से कितने नाटक की खोज हुई, 13 नाटक से। कैवीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। किनका, तो महर्षि भाष्य का, जिसमें से संस्कृत नाट्य परंपरा का प्राचीन स्वरूप स्पष्ट हुआ। अर्थात कि केरल में जो नाटक का अवशेष मिला ना, उससे यह प्राप्त हुआ कि संस्कृत नाट्य परंपरा का भी प्राचीन स्वरूप आखिर में है, जो कि भाष्य के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भाष्य के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी कथा वस्तु की विविधता और उन्हें रामायण महाभारत लोक कथाओं को आधार बनाकर नाटकों की रचना की प्रति एवं धरायन, स्वप्न वासवदत्तम, अभिमारक, चारुदत्त,
दूत वाक्यम उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो महर्षि भाष्य का। कुल कितना का नाम मैंने बताया, तो याद कीजिएगा, प्रति एगौनधरायन, स्वप्न वासवदत्तम, अभिमारक, चारुदत्त, मध्य व्यायोम और दूत वाक्य। अर्थात कि चारुदत्त के बारे में इन्होंने भी लिखा है, स्वप्न वासवदत्त भी लिखा है, और इन्होंने रामायण और महाभारत तथा लोक कथाओं से कुछ कुछ कहानियां उठा करके इन्होंने लिखा है। आगे समझिएगा, चारुदत्त सामाजिक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि स्वप्न वासवदत्त में प्रेम और रणनीति का सुंदर समन्वय है। यानी कि चारुदत्त नामक जो पुस्तक है ना, उसमें जीवन सजीव चित्रण किया गया है, मतलब जीवन रहन सहन के बारे में बताया गया है, कैसे व्यक्ति रहते हैं, उनका सामाजिक चित्रण किया है। जबकि स्वप्न वासवदत्तम जो है ना, उसमें उदयन का प्रेम और उदयन का राजनीति के बारे में दिखाता है। आगे देखते हैं हम लोग, भास के नाटकों में शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा नाटकीय प्रभाव को अधिक महत्व मिलता है। इसलिए नाटकीय प्रभाव को अधिक महत्व मिलता है क्योंकि नाटक जो है ना, वो कला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और आजकल की जो फिल्में आती है वो वहाँ से इंस्पायर होती है। उन्होंने युद्ध, वध, करुणा प्रसंगों को प्रत्यक्ष मंच पर दिखाने का प्रयास किया और साहस किया, जो वाद के नाटककारों में दुर्लभ है। संवाद सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली है। पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक और सशक्त है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। हम देखते हैं रचनाएं। महर्षि भाष्य के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध रचनाएं 13 नाटक उपलब्ध हैं। इन्हें हम विषयानुकूल 4 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। अर्थात कि पहला है राम कथा पर आधारित प्रतिभा और अभिषेक, दूसरा है महाभारत पर आधारित है पंचरात्र, जो कि भाष्य के द्वारा लिखा गया है। एक है पंचतंत्र, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। दूसरा है मध्य व्यायोग, तीसरा है दूत घटोत्कच, चौथा है दूत वाक्य, पांचवा है कर्णभार, छठा है उरुभंग। इसके बाद भागवत कथा पर आधारित है, जैसे बाल चित्र भागवत कथा पर आधारित है। लोक कथा पर आधारित भी है, जैसे एगौनधरायन और वासवदत्ता के बारे में जो लिखा गया है ना, वो लोक कथा है। तो कुछ इस प्रकार से 13 नाटकों का परिचय मिलता है भास के नाटकों में। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है राजा दिलीप के शारीरिक गुण के बारे में लिखने के लिए। तो शारीरिक गुण कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले श्लोक हम देखेंगे, उसके बाद श्लोक से हम पता करेंगे कि आखिर राजा दिलीप के शरीर के बारे में कौन कौन गुण है। तो सुनिएगा, व्योढ़ रश्को वृश्चिकंधा साल प्रांशुर महारभुजः आत्म कर्म क्षमा देह था त्रिधर्म इवाश्रितः। तो इस प्रकार से ये श्लोक हो गया। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा दिलीप के शरीर अत्यंत उत्कृष्ट और प्रभावशाली था। उनके शरीर जो था ना, वो सुदृढ़ था, स्वस्थ था, बलशाली था, यानी वो बहुत अच्छे बल वाले थे, स्वस्थ थे, सुदृढ़ व्यक्ति थे। वे ऊंचे कद के सांड के जैसे थे, चौड़े वक्ष स्थल और सुगठित अंगों से युक्त थे। उनका कंधा विशाल था और भुजाएं दीर्घ यानी लंबा था। शक्तिशाली व्यक्ति थे। जो शरीर के बारे में लिखा हुआ है ना, बस उसी को लिखना है, लेकिन सबसे पहले श्लोक आपको जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे, वहाँ पे जो कॉपी जांचने वाले टीचर्स रहेंगे उनको ये लगे कि बच्चे जो है ना, वो श्लोक लिखे हैं, यानी बच्चा पढ़कर आया है और उसे लिख रहा है। तो चलिए इसे आप जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं, उनकी भुजाएं दीर्घ थी, शक्तिशाली थी, जो उनके छात्र तेज को प्रकट करती थी। अर्थात कि वो क्षत्रिय थे और छात्र धर्म का पालन करते थे। आगे देखते हैं, राजा दिलीप मुखमंडल का तेजस्वी थे। मतलब राजा दिलीप का जो चेहरा था ना, वो उस पर हमेशा तेजस्वी यानी तेज चमकते रहता था। उनकी आंखों में वीरता था, करुणा था, आत्मविश्वास था, भाव झलकता था। मतलब एक करुणा वाले व्यक्ति थे, आत्मविश्वास वाले व्यक्ति थे, उनमें वीरता दिखाई देता था। उनका स्वर गंभीर और ओजपूर्ण था। उनका जो स्वर था ना, आवाज़ था ना, वो गंभीर था, मतलब बहुत मीठा था, ओजपूर्ण था, जिसमें ओज हो, शक्ति हो, जिससे सभा में उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रतीत होता था। मतलब सभा में जो सभा बैठता था उसमें लगता था कि हाँ, हमारा एक राजा है
जिसका स्वर है, जिसका मीठा बोली है, जो कि ओजपूर्ण है, शक्तिशाली है, इस प्रकार से पता चलता था। उनके शरीर में सौम्यता और दृढ़ता को सुंदर समन्वय था। उनकी जो शरीर था ना, उसमें सौम्यता, दृढ़ता, दृढ़ व्यक्ति थे, उसका सुंदर समन्वय किया गया था। इस प्रकार से हमने देखा राजा दिलीप के जो शरीर का गुण था उसके बारे में। इस प्रकार राजा दिलीप के शारीरिक गुण उनके महान व्यक्तित्व और आदर्श राजधर्म के अनुकूल था। जैसे वो व्यक्ति थे ना महान, और जैसे वो राजधर्म के प्रति आदर्श थे, उसके अनुकूल उनका शारीरिक ढांचा था, जो उन्हें एक आदर्श और श्रेष्ठ राजा सिद्ध करता है, जो कि सभी राजाओं में होना ही चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, तो ज्ञान सागर पाठ के आधार पर पुस्तकालय का महत्व लिखना है। आखिर पुस्तकालय का क्या महत्व है, तो छोटा सा प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने पैराग्राफ में लिखा है। पहला पैराग्राफ देखिएगा, ज्ञान सागर पाठ पुस्तकालय के महत्व का सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन करता है। बात सही है, क्योंकि उसमें सुंदरता, प्रेरणादायक, उससे सीख मिलता है। लेखक के अनुसार पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान केंद्र है, जहाँ से मानव जीवन क्या करता है, दिशा लेता है, ज्ञान लेता है, विद्वान बनता है। पुस्तकालय मनुष्य को अज्ञान, अंधविश्वास, मानसिकता, दरिद्रता जैसे अनेक ऋणों से मुक्त करता है। जो कि ऋण बताए गए हैं ना, उस सब ऋण से क्या करता है, मुक्त करता है। अगर आप अज्ञान व्यक्ति हैं ना, तो आपको ज्ञान वहाँ पे मिलेगा, अर्थात कि आप ज्ञानी बन सकते हैं। अगर आप में अंधविश्वास है, तो वहाँ पे आपको जो एजुकेशन मिलेगा, वहाँ पे आपको जो किताबें पढ़ने के लिए मिलेगा पुस्तकालय में, उससे आप विश्वासी व्यक्ति बन सकते हैं। अंधविश्वास नहीं कीजिएगा। तो इससे आप यहाँ पर ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो पुस्तकालय का जो महत्व है, पुस्तकालय का जो उपयोग है, पुस्तकालय क्यों जाना चाहिए, उसका यहाँ पर चित्रण करके बता दिया गया है कि आखिर क्या महत्व है। तथा उससे आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति भी मिलता है। अर्थात कि अगर आप पुस्तकालय जाइएगा, लाइब्रेरी जाइएगा, तो आपको बौद्धिक उन्नति भी मिलेगा। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ में देखिएगा, पुस्तकालय में ज्ञान का निरंतर प्रभाव धारा बहती रहती है। वहां पहुंचकर पाठकों का मन और प्राण स्वतंत्र रूप से आनंदित हो उठता है। यानी कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला लोग है, वो आनंदित होता है, वहां जाकर के खुशी महसूस करता है। यह स्थान सत्संग यानी कि संगी साथियों का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। यहाँ विद्वानों, विचारकों, जिज्ञासु पाठकों का समागम होता है। मतलब सभी विद्वान, सभी विचारक, सभी पाठक वहाँ पे मिलते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय एक अद्भुत सम्मेलन स्थल बन जाता है सभी विद्वानों के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। आगे हम तीसरा पैराग्राफ में देखेंगे कि प्राचीन शास्त्रों में मनुष्य पर 5 ऋण थोपा गया है, जो कि देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, मनुष्य ऋण है और भूत ऋण है। तो इस प्रकार से टोटल 5 ऋण है, जो कि मनुष्यों के अंदर होता है। लेखक बताते हैं कि अगर ऋषि ऋण से आपको मुक्त होना है ना, तो आपको कहाँ जाना है, तो पुस्तकालय जाना है। जैसे इसमें 5 ऋण है, सभी व्यक्तियों को 5 ऋण का क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जैसे पितृ ऋण है, पिता का ऋण है आप पे, ऋषि ऋण है, ऋषि मुनि का ऋण है आप पे, देव ऋण है, देवताओं का ऋण है आप पर, भूत ऋण है, तत्वों का ऋण है। तो ये सब ऋण है ना, उसमें एक ऋषि ऋण जो है, वो अगर खत्म करना है तो वो आप पुस्तकालय से ही कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि लेखक के अनुसार ऋषि ऋण से मुक्त पाने का सर्वोत्तम साधन पुस्तकालय है। अगर आप पुस्तकालय जाइएगा तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाइएगा, क्योंकि यह ज्ञान, सेवा, कर्तव्य बोध को विकसित करता है और आप ऋषि ऋण से क्या होइएगा, मुक्त हो जाइएगा। और अंत में हमने लिखा है कि अतः कहा जा सकता है कि पुस्तकालय हमारे जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रेरक शक्ति है और समाज के बौद्धिक विकास का आधार स्तंभ है। मतलब बात सही ही है कि हम लोग का जो बुद्धि है, हम लोग का जो बौद्धिक क्षमता है, उसको अगर विकास करना है ना, तो आपको पुस्तकालय जाना ही होगा, जहाँ पे अनेकों पुस्तक रखा जाता है, जहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से लेकर सभी कैटेगरी के आपको बुक मिलेगा, पढ़ने के लिए रहेगा और पढ़ करके विद्या अर्जित कीजिएगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंदः पाठ का सार लिखना है, यानी सारांश लिखना है। तो चलिए सर्वधर्म सम्मेलन पाठ का सारांश यहाँ पर हम लिखते हैं। फ्रांसीसी साहित्यकार रोमा रोलम रचित विवेकानंद की जीवनी पर आधारित
प्रस्तुत है। यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन जो है ना वो रोमारोला एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक थे, उन्होंने ही सर्वधर्म सम्मेलन से प्रेरित होकर के विवेकानंद के बारे में लिखा, जो कि विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। 1893 के सितंबर मतलब 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, मतलब सभी धर्मों का सम्मेलन होता है और वहाँ पे उद्देश्य बताने के लिए रहता है, जिसका उद्देश्य यही रहता है कि सभी धर्मों के बीच संवाद, आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़े, मतलब सभी धर्म के बीच में भाईचारे की भावना हो। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के धर्माचार्य यानी धर्म के आचार्य आए हुए थे। भारत से भी बहुत लोग गए थे। अब भारत से कौन गए थे वो सुनिएगा, जिसमें ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति थे प्रताप चंद्र वो भी गए थे, ईश्वरवादी नगरकर वो भी गए थे, श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि के रूप में धर्मपाल गए थे, जैन धर्म से भी व्यक्ति गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे, हिंदू धर्म अर्थात कि वैदिक धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद भी गए थे। सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्मों की सिद्धांत को बताया, आदर्शों को प्रस्तुत किया, लेकिन विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद को ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रहा। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद ने बोला, जो स्वामी विवेकानंद का वहाँ पे सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, उन्होंने जो भाषण दिया उससे बहुत लोग प्रभावित हुए और उनका जो प्रभावशाली जो केंद्र था उससे बहुत लोग आकर्षण हुए। उन्होंने वैदिक धर्म की व्यापकता, उदारता, मानवतावादी दृष्टि को विश्व के समक्ष रखा, अर्थात कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उन्होंने बताया कि व्यापकता, उदारता और मानवतावादी ये तीन प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं ना वही सबसे बेहतर हैं और सभी धर्मों में ये रहना ही चाहिए। आगे उन्होंने यह भी वहाँ बताया, तथा पारस्परिक द्वेष त्याग कर सौहार्द और सहिष्णुता को मानव धर्म बताया। यानी कि अगर आप द्वेष करते हैं ना तो आप मानव धर्म में नहीं हैं, आप असहिष्णुता व्यक्ति हैं ना तो आप असहिष्णु व्यक्ति हैं, तो आप में धर्म नहीं है। आप ये दोनों चीज़ों को त्याग कर दीजिए, द्वेष अर्थात कि ईर्ष्या और असहिष्णुता ये दोनों को त्याग कर दीजिए और सौहार्द और सहिष्णुता को मानव धर्म बताया। यानी यही मानव धर्म है, तो सहिष्णुता बनिए, सौहार्द व्यक्ति बनिए। उनके विचारों और व्यक्तित्व की अमेरिका के समाचार पत्रों में मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई, यानी कि खुले मुंह से वहाँ पे प्रसिद्धि की गई। किनका? तो स्वामी विवेकानंद के वैदिक धर्म का। अब आज आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न किया जा रहा है कि सच्चे मित्र का लक्षण क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो निम्नलिखित लक्षण है, पहला पैराग्राफ आपको दिया गया है, ऐसे आप ना निम्नलिखित करके लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक पैराग्राफ लिख दीजिए कि आखिर सच्चे मित्र कौन होते हैं और उसके बाद निम्नलिखित करके लिख दीजिएगा। तो सच्चे मित्र का क्या लक्षण होना चाहिए वो इस प्रकार से 6 पॉइंट में लिखा गया है। आपके अनुसार भी कोई भी पॉइंट होना चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहला बिंदु है सच्चा मित्र निस्वार्थ होना चाहिए, यानी अपने प्रति नहीं सोचे, यानी कि स्वार्थ नहीं हो, उसके अंदर स्वार्थ का भावना नहीं हो। अगर कुछ भी हम खरीदते हैं तो मिलजुल कर बांट चूट कर खाना चाहिए, यही निस्वार्थ की भावना हो गया। दूसरा पॉइंट है वह सुख दुख में सदैव साथ देता है, मतलब जो सच्चा व्यक्ति रहेगा ना वो सुख में भी आपके साथ है और आपके साथ दुख में भी सदैव आपके साथ ही है। तीसरा पॉइंट है सच्चा मित्र ईमानदार और सत्यवादी होना चाहिए, जो कि ज्ञान सागर चैप्टर में वर्णित है कि जो सच्चा मित्र रहेगा ना वो सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, ईमान सच्चा होने वाला व्यक्ति रहेगा। आगे देखिएगा चौथा बिंदु, वह मित्र की गलतियों को प्रेम पूर्वक सुधारता है, मतलब अगर कोई मित्र गलती करता है तो दूसरा मित्र उसको गलतियों को ना सुधार सकता है, तो वही आपका सच्चा मित्र है। पांचवा यहाँ पर पॉइंट है वह विश्वास पात्र हो, यानी कि उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टेबल व्यक्ति हो और रहस्यों की रक्षा करे, यानी कि जो आपका सच्चा दोस्त रहेगा वो आपकी बातों को एक दूसरों को शेयर नहीं करेगा, यही आपका रहस्यों की रक्षा करने का पॉइंट हो गया। छठा एवं अंतिम पॉइंट है कठिन समय में साहस
साहस और प्रेरणा देता हो, यानी आपको मोटिवेशन लगातार बनाए रखता है और आपको हमेशा साहस और प्रेरणा देते रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को हम सच्चा मित्र कहेंगे। अगर इनमें से एक भी पॉइंट को कोई फॉलो नहीं करता है तो आप सच्चा मित्र नहीं है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 में। व्यायाम पाठ के आधार पर व्यायाम के लाभ को लिखना है। यह कोई बताने वाला प्रश्न नहीं है, आप सभी को पता होगा। एक्सरसाइज अर्थात कि व्यायाम करने से क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ हमें मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक में बताया गया है कि क्या क्या लाभ हमें मिलता है। न चैनम सहसा क्रम में जरा समधि रोहती स्थिरी भवती मांसम च व्यायाम भीतरस्य च। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक कौस्तुभ के व्यायाम पाठ से ली गई है। ये सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान नामक खंड से लिया गया है। 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें व्यायाम करने वाले मनुष्यों को मांस स्थिर हो जाता है, मतलब कि मांस जो है ना वो टाइट रहेगा, स्थिर रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। मतलब बुढ़ापा आक्रमण एकाएक नहीं होता है, बुढ़ापा एकाएक नहीं आएगा। बाकी अगर आप व्यायाम के लाभ लिखना चाहते हैं तो व्यायाम का लाभ यहाँ पर दिया हुआ है और व्यायाम से क्या लाभ है वो ये पॉइंट में, ये वाला श्लोक में बताया गया है। तो श्लोक जरूर लिखिएगा, जहाँ पे व्यायाम के बारे में या व्यायाम के लाभ लिखने के लिए है ना, तो श्लोक लिखिएगा। मैं तो बोलूँगा कि श्लोक रटते जाइए आप लोग। चलिए, तो व्यायाम करने के जो भी लाभ है ना वो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम आपको समझाते हैं। पहला है, व्यायाम शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाता है। दूसरा है, यह अंगों की सुंदरता और शारीरिक क्रांति यानी शरीर की कांति को बढ़ाता है। कांति मतलब होता है सुंदरता, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। तीसरा है, नियमित व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा यानी कि आप में ज़्यादा फुर्ती और ऊर्जा यानी एनर्जी बनी रहेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है, व्यायाम से भूख में सुधार और पाचन शक्ति ठीक रहती है, यानी कि डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है ना आपका सही रहेगा, पाचन शक्ति। इसके बाद आगे देखिएगा, पांचवा पॉइंट है, थकावट और शारीरिक असहजता कम होगी। मतलब थकावट नहीं होगा, अगर आप काम वगैरह करेंगे ना तो थकावट नहीं होगा व्यायाम करने से। व्यायाम से निरोगी रहिएगा, आयु बढ़ती है, मतलब कि आयु बढ़ेगी, निरोगी रहिएगा। सातवां पॉइंट है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है उससे बीमारियां कम प्रभावित करती है। आठवां पॉइंट है, व्यायाम करने वाले मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सुडौल और बलवान रहते हैं। नौवां पॉइंट है, उचित व्यायाम से कठिन परिस्थितियों और विपत्तियों में भी सहज लगती है, यानी कि अगर आप अच्छा व्यायाम करते हैं और व्यायाम करने के साथ साथ कोई विपत्ति में पड़ जाते हैं, कोई कठिन परिस्थिति में रहते हैं ना, तो आप में साहस रहता है, एक सहज रहता है आप में, जिससे कि वो कामों को, उस विपत्तियों को आप हल कर सकते हैं। और इसके बाद 10वां पॉइंट है, सभी व्यक्तियों को अपनी आयु, शरीर और भोजन के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, जो कि मैंने अभी पीछे भी इसका चर्चा किया था। तो इस प्रकार से हमने टोटल देख लिया है व्यायाम करने के लाभ। 7वां प्रश्न है, पंचतंत्र की विशेषता लिखना है। तो चलिए पंचतंत्र की क्या विशेषता है देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यिक जगत में पंचतंत्र को नीति शाख का उदधि माना गया है। इसमें लौकिक कथाओं के साथ साथ नीति परक उपदेशों का प्रतिपादन बड़ी सुचारू ढंग से किया गया है। मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें लोक कथा वर्णित है, यानी जो भी लोक कथा रहता है ना, कहानी वगैरह, वो सब वर्णित है। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर पंचतंत्र का समय 300 ईस्वी के आसपास निर्धारित किया गया है। इसका विभाजन 5 भाग में है, मित्रदेव, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित कारक। मैंने पिछली वीडियो में संधि विग्रह की जगह पर कुछ अलग नाम दिया था, तो वो आप याद नहीं कीजिएगा। कहा जाता है कि दक्षिणापथ में महिला रौप्य नाम की नगरी थी, उसमें अमर कीर्ति नाम के राजा रहते थे। उनके 3 पुत्र थे जो मूर्खता के साक्षात अवतार थे। राजा ने उन सभी को योग्य बनाने के लिए नीति मर्मज्ञ सभी शास्त्रों में परंपरागत पंडित विष्णु शर्मा का आश्रय लिया। यानी एक राजा था, उस राजा के 3 पुत्र थे, तीनों मूर्ख थे और उन्हें पढ़ाने के लिए विष्णु शर्मा को भेजा गया। मतलब उन्हें शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा को दिया गया। अब यहाँ आगे की कहानी तो नहीं लिखा गया है, लेकिन बताया जाता है कि दक्षिणापथ में एक नगरी थी, महिला रौप्य नगरी, और उसमें एक अमर कीर्ति नाम के राजा थे। 3 उनके पुत्र मूर्ख थे और उन्हीं को शिक्षा देने के लिए पंडित विष्णु शर्मा की एंट्री होती है। आगे देखते हैं।
पंचतंत्र की शैली भाषा सरल एवं सुबोध है, मतलब इसकी जो शैली है ना वो एकदम सरल है। इसमें लंबे समासों का अभाव तथा मनोरंजक पदावलियों का विन्यास किया जाता है। आगे देखते हैं पंचतंत्र की विशेषता। तो पंचतंत्र की विशेषता यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें टोटल 5 तंत्र है, अर्थात कि पंचतंत्र में कितने तंत्र है? 5 तंत्र। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरिचित कारकम। दूसरा पॉइंट, इसमें कथाओं के माध्यम से नीति, धर्म, व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। तीसरा है पशु पक्षियों को पात्र बनाकर मानवीय गुणों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, यानी कि पशु पक्षी को क्या बनाया गया? इसमें पात्र बनाया गया है, कैरेक्टर बनाया गया है और उन्हीं कैरेक्टर के द्वारा उसमें बताया गया है कहानी वगैरह। चौथा है सरल भाषा है, रोचक है यानी मिस्टीरियस है, प्रभावशाली है जिससे कि लोगों को प्रभाव करता है, जिससे यह बालकों और बड़ों दोनों को अच्छा लगता है। कहानी किसको नहीं अच्छा लगेगा? दोनों को अच्छा लगता है, बड़ों लोगों को और छोटे लोगों को, दोनों को। पंचतंत्र का विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, यानी कि बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है, तो इसकी विशेषता जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लोकप्रियता भी इसका ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने देखा 2023 के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब हम लोग आ चुके हैं 2024 के प्रश्न पत्र में। तो चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, सभी सब्जेक्टिव को याद करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग पहला प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है कि दिलीप वर्णन पाठ के आधार पर प्रशासनिक कार्य लिखना है राजा दिलीप का। दूसरा प्रश्न मालविका अग्निमित्रम जो है ना नाटक कालिदास का, उसके बारे में लिखना है। तीसरा प्रश्न चारुदत्त के बारे में लिखना है। और चौथा प्रश्न समास का परिभाषा और द्वंद्व और दिग्गु के बारे में लिखना है, लेकिन इसमें हम नहीं बताएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त परिचय देना है, मतलब शॉर्ट में वाल्मीकि रामायण के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। छठा प्रश्न है बिहारस्य संस्कृति परंपरा पाठ में वर्णित संस्कृत लेखिकाओं यानी कि महिलाओं के बारे में लिखना है जो कि बिहार के थे, संस्कृत लेखिकाओं में। सातवां प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, इसका कुछ कारण लिखना है और उन कारणों का ना आपको उल्लेख भी करना है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को याद करते हैं। पहला प्रश्न है राजा दिलीप के प्रशासनिक कार्य के बारे में। तो राजा दिलीप के प्रशासनिक कार्य के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले एक श्लोक है, तो देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। जो राजा दंड के पात्र न होने वाले को दंडित करता है और दंड के पात्र होने वाले को दंडित न करता है वह घोर बदनामी का पात्र और नरक में जाता है। अर्थात कि इसका हिंदी अर्थ ये हो गया कि यह श्लोक में बताया जा रहा है कि जो राजा दंड के पात्र नहीं होने वाले व्यक्ति को दंडित कर रहा है, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो व्यक्ति किसी भी चीज़ों में किसी भी कार्यों में गलत काम नहीं किया है, अगर उसे आप दंड दे रहे हैं और जो दंड देने के लायक है पर उसे आप दंड नहीं दे रहे हैं, तो अगर ऐसा काम कर रहे हैं ना तो आप नरक में जाइएगा। वैसा राजा का क्या होगा? बदनामी होगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति नहीं थे। कौन? तो राजा दिलीप, यानी जो व्यक्ति घोर अपराधी था उसे दंडित करते थे, जो व्यक्ति घोर अपराधी नहीं था उसे दंडित नहीं करते थे। तो ऐसा राजा थे राजा दिलीप। तो उनके प्रशासनिक गुण लिखना है ना, तो प्रशासनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि दंडित व्यक्ति को ही दंड देना चाहिए, अदंडित व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राजा दिलीप एक आदर्श एवं न्यायप्रिय शासक थे। वे छात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म की साक्षात मूर्ति माने जाते थे। उनकी शासन व्यवस्था में प्रजा स्वयं को सुरक्षित मानती थी, सुखी अनुभव करती थी। वे प्रजा के लिए भय का कारण नहीं थे, यानी कि प्रजा जो थी उनके राज्य में वो प्रजा उनसे नहीं डरती थी क्योंकि राजा अच्छे थे, बल्कि स्नेहपूर्ण आश्रयदाता थे। यानी जो वहाँ की प्रजा थी ना वो उनकी आश्रय में रहती थी, उनकी आसन में रहते थे सब लोग। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजा किसी को भय यानी डराते नहीं थे, न ही उनसे कोई डरता था। ऐसा व्यक्ति नहीं थे कि उनसे कोई नहीं डरता था, बल्कि वह दाता के रूप में थे, इसीलिए वो डराने वाले व्यक्ति नहीं थे। राजा दिलीप कर तभी ग्रहण करते थे जब उससे प्रजा का कल्याण हो, यानी टैक्स वगैरह लेते थे, कर लेते थे, लेकिन उसी कर से राजा प्रजाओं का कल्याण करते थे।
वे सूर्य के समान थे जो समुद्र से जल लेकर सहस्त्र गुना बारिश करता है। मतलब एक सूर्य है जो कि समुद्र से जल ले रहा है और बादल के द्वारा उससे अधिक वर्षा करवा रहा है। उसी प्रकार से राजा दिलीप थे, कर तो लेते थे लेकिन उन्हीं को कर से हेल्प करते थे। उसी प्रकार राजा भी कर लेकर के उनको लौटा देते थे। उनका प्रत्येक कार्य दूरदर्शिता और फल विचारक से युक्त होता था। ज्ञान में मौन प्रिय थे, क्षमा में शक्तिशाली और क्षमाशाली भी थे और बुद्धि में शास्त्रों के ज्ञाता थे। मतलब ये सब उनका बौद्धिक क्षमता है, ये सब उनका बौद्धिक गुण है। इस प्रकार जो राजा दिलीप हैं उनका प्रशासन न्याय, करुणा और लोक कल्याण पर आधारित था। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार राजा दिलीप का जो प्रशासन था, जो प्रशासनिक गुण था, वो न्याय अच्छा देता था, करुणा से परिपूर्ण था, लोक कल्याण किया जाता था। इस प्रकार से तो हमने देख लिया पहला प्रश्न। अब हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न किया जा रहा है मालविका अग्निमित्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मालविका अग्निमित्रम ऑलरेडी पता है कि सबको कि कालिदास के द्वारा रचित एक पुस्तक है जो कि संस्कृत नाटक है। यह कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है। नाटक की कथा शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और दासी कन्या, मतलब उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मालविका, उन्हीं से वह प्रेम करते हैं। उसके बाद उन्हीं से उनका विवाह होता है। तो देखते हैं हम लोग आगे। शुंग वंश के जो राजा थे ना, वो अपने ही दासी मालविका से विवाह करते हैं। शुंग वंश के राजा कौन थे? तो अग्निमित्र, और वो मालविका से विवाह करते हैं। मालविका अत्यंत रूपवती, सुशील, कला प्रवीण, सुशील महिला थी, रूपवती यानी सुंदर थी, जिसे रानी धारनी की सेवा में रखा गया था। अर्थात कि आप लोग ऐसे समझें कि शुंग वंश के जो राजा अग्निमित्र थे ना, उनकी एक पहले से पत्नी थी जिसका नाम था धारनी, और उसकी सेवा में रखा गया था मालविका को, जो कि बहुत सुंदर थी। और वह राजा धारनी से भी सुंदर मालविका को देखते हैं ना, तो उनको फिर इनसे प्रेम हो जाता है और अग्निमित्र फिर मालविका से विवाह कर लेते हैं। राजा अग्निमित्र मालविका से प्रेम करने लगते हैं, किंतु राजकीय मर्यादा और रानियों के कारण उनके प्रेम में अनेक बाधाएं आती है। अतः यह रहस्य प्रकट होता है। मतलब एक बात निकल कर आता है कि मालविका वास्तव में विदर्भ देश की राजकुमारी थी, यानी कि विदर्भ देश की पुत्री थी, जिससे राजा और मालविका का विवाह संभव होता है। क्योंकि आप राजा हैं शुंग वंश का और आप एक दासी से तो विवाह नहीं न कर सकते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि मालविका कोई दासी नहीं है, मतलब यहाँ रहने वाली कोई दासी नहीं है, बल्कि यह विदर्भ देश की पुत्री है, वहाँ के राजा हैं उनकी पुत्री हैं विदर्भ की। आगे देखिएगा, यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। इसमें प्रेम है, हास्य है, राजनीति है, नृत्य संगीत है और इसके साथ साथ सुंदर समन्वय मिलता है। और इसमें जो नृत्य संगीत है ना, इसी से लिया गया है नृत्य शिक्षक विवाद, जिसमें मालविका और धारनी के 2 शिक्षक रहते हैं, हरदत्त और गणदास। इन्हीं के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। चलिए देखते हैं आगे। पात्र चित्रण, संवाद शैली, नाटकीयता के कारण मालविका अग्निमित्रम संस्कृत नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें पात्र चित्रण किया गया है। अलग अलग प्रकार के पात्र हैं, संवाद है, नाटक है, इसमें प्रेम है, हास्य है, राजनीति है, संगीत, नृत्य है, ये सब इसमें वर्णित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मालविका अग्निमित्र जो है ना, वो संस्कृत नाट्य साहित्य में एक अव्वल योगदान दिया है। चलिए देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न एकदम VVI प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा। चारुदत्त के चरित्र चित्रण करें। तो चारुदत्त के बारे में लिखने के लिए यह श्लोक दिया गया है। यह श्लोक जो है ना, चारुदत्त के बारे में लिखता है। तो चारुदत्त के बारे में इसमें बताया गया है कि तुलनम चंद्रीराजस्य समुद्रस्य चातारणम ग्रहणम चालीनशेव चारुदत्तस्य दूषणम। यह श्लोक है जिसमें चारुदत्त के बारे में बताया जा रहा है कि इस श्लोक का भाव यह है कि चारुदत्त के दोष को ढूंढना उतना ही कठिन है जितना पर्वतराज यानी हिमालय को तैरना, समुद्र को पार करना, वायु को पकड़ना। अर्थात कि चारुदत्त इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है, इतना पवित्र है और इतना गुणवान व्यक्ति है कि उसमें दोष हो ही नहीं सकता है। यानी जिस प्रकार से हम हिमालय को पार नहीं कर सकते हैं, समुद्र को तैर कर नहीं पार हो सकते हैं, वायु को पकड़ना असंभव है, उसी प्रकार से
चारुदत्त में कोई भी अवगुण जैसा बात ढूंढना असंभव है, यानी वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। यह श्लोक से पता चलता है। आगे देखते हैं। चारुदत्त शूद्रक विरचित मृच्छकटिक नाटक का नायक है। वह जन्म से ब्राह्मण है किंतु व्यापार करता है। प्रारंभ से वह अत्यंत धनवान था, परंतु अपनी उदारता और दानशील स्वभाव के कारण वह निर्धन हो गया, यानी बहुत ही वह उदार व्यक्ति था जिससे वह गरीब हो गया। उदार का मतलब ये होता है ना कि किसी को भी निराश नहीं करना। कोई भी अगर भिखारी आता है और उदार व्यक्ति के पास जाता है तो वह उसे धन देकर ही लौटाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं उदार। तो चारुदत्त जो था ना वो उदार था, जिससे कि वो गरीब हो गया था। अपना जो धन था वो गरीबों में बांट दिया था। निर्धन यानी गरीब होने पर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वह करुणामय, दयालु, परोपकारी व्यक्ति है तथा किसी भी याचक को निराश नहीं करता है, किसी भी यहाँ पर व्यक्ति को निराश नहीं करता है। कहानी में आगे बताया गया है कि बसंत सेना नाम की एक गणिका उससे प्रेम करती है। चारुदत्त भी उससे स्नेह करता है, किंतु गणिका से प्रेम करने पर भी उसका चरित्र में कोई दोष नहीं है। वह सत्यनिष्ठा, चरित्रवान, दृढ़ विचारों वाला व्यक्ति है। वह निडर होकर स्वीकार करता है कि हाँ, बसंत सेना उसके यहाँ आई थी। आगे सुनिएगा क्या कहानी में बताया गया है। उसके यहाँ आई थी कौन? बसंत सेना। लेकिन राजा का साला सकार अत्यंत अभिमानी था, दुष्ट था, ईर्ष्यालु था। वह बसंत सेना के आभूषणों को लूटना चाहता था और उसकी हत्या का झूठा आरोप चारुदत्त पर लगा देता है। यानी कि जो राजा का साला सकार था उसने क्या किया ना कि बसंत सेना के आभूषणों को लूटा और उसके साथ साथ उसको मारने का प्रयास किया और उसकी हत्या का झूठा आरोप चारुदत्त पर लगाता है। इस आरोप पर न्यायाधीश तक को विश्वास नहीं था कि हाँ, चारुदत्त ऐसा व्यक्ति है या नहीं है, क्योंकि चारुदत्त का चरित्र हिमालय के समान अडिग है और निष्कलंक है। मतलब इस पर कोई भी कलंक जैसा दाग नहीं है। मृत्यु दंड मिलने पर भी चारुदत्त को अपने प्राणों का भय नहीं होता। उसे केवल अपनी प्रतिष्ठा के नष्ट होने का दुख है। उससे अपने प्राण का भय नहीं है कि हमें फांसी की सजा हो जाएगी, नहीं, उसको बस इतना दुख है कि हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। इस प्रकार चारुदत्त एक आदर्श नायक है। कहानी आगे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो न्यायालय का कहानी आगे बढ़ता है और चारुदत्त पर सभी दोषों का आरोप लगता है और उसे सजा मिलती है। लेकिन इसी बीच आ जाती है बसंत सेना और बसंत सेना आकर के भरे महल में पूरे राज्यसभा में बोलती है कि मुझे चारुदत्त ने कुछ नहीं किया, बल्कि सकार ने, मेरे आभूषणों को सकार ने लूटा है, ना कि चारुदत्त ने। और इस प्रकार से सकार पर हत्या का भी आरोप लगता है और फिर उसको सजा होती है और इस प्रकार से कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5 में। वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त परिचय लिखना है। वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त परिचय चलिए देख लेते हैं। बहुत ही VVI प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का एक महान काव्य है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। इसे आदि काव्य भी बोला जाता है और वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य बोलते हैं और वाल्मीकि को यानी महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि बोलते हैं। यह दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। तथा महर्षि वाल्मीकि को क्या बोला जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि का उपाधि दिया गया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र और आदर्श संघर्ष का अत्यंत भावपूर्ण नैतिक चित्रण दिया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें टोटल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में पूरा रामायण खत्म हो जाता है और उत्तर रामायण के बाद कोई भी कहानी का वर्णन नहीं है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक है। यह कथा श्री राम के जन्म से शुरू होकर उनके वनवास, सीता हरण, रावण वध और राम राज्य की स्थापना तक विस्तृत है। यहाँ पर यह एक बात याद रखिएगा, जब भगवान श्री राम श्रीलंका से मतलब लंका से भारत आते हैं यानी अयोध्या आते हैं, तो वहाँ तक का वर्णन वाल्मीकि जी ने यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना रामायण में किया है। मतलब लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है। इसके बाद कहीं भी आप लोग पढ़ते हैं या फिर लिखा हुआ देखते हैं तो ये सब रामायण
वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा हुआ है, ये सब कहानी लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है वो काल्पनिक हो या तो फिर वो लिखा हुआ नहीं हो। अब देखते हैं आगे, इसमें रावण वध के बाद राम राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में कोई भी कांड या कोई भी जानकारी लिखा हुआ नहीं है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन, कर्तव्य, सत्य, त्याग, प्रेम और धर्म की शिक्षा देने वाला महाकाव्य है। कौन? तो उस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण। भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों के निर्माण में वाल्मीकि रामायण का विशेष स्थान है। यानी वाल्मीकि रामायण का एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है सामाजिक आदर्शों का निर्माण में पूरे भारतीय संस्कृति में। इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 में। बिहारस्य संस्कृति परंपरा पाठ में वर्णित लेखिकाओं का वर्णन करना है, अर्थात कि संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन करना है जो बिहार के थे। तो उत्तर में दिया हुआ है कि बिहार प्राचीन काल से ही संस्कृत विद्या के लिए प्रमुख केंद्र बना हुआ है, सबको पता है। यहाँ अनेक विदुषी संस्कृत लेखिकाओं ने साहित्य को समृद्ध किया। यानी कि विदुषी यानी जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जो ज्ञान प्राप्त की हुई थी, उन्हीं को हम बोलते थे उस समय प्राचीन में विदुषी। प्राचीन काल में मिथिला क्षेत्र की विदुषी गर्गी, मैत्रेयी वैदिक दर्शन के महान ज्ञाता थे। कहाँ के? तो मिथिला क्षेत्र के, जो कि बिहार का ही एक प्रदेश है और उसे हम बोलते हैं मिथिला क्षेत्र। और वहीं के दो विदुषी थे जिनका नाम था गर्गी और मैत्रेयी। उपनिषदों में इनके दार्शनिक संवाद संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। भारती जो अद्वैत विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी थी, शास्त्रार्थ में अपने असाधारण ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उन्होंने शंकराचार्य से भी शास्त्रार्थ किया था। किनसे? तो शंकराचार्य से। आगे सुनिएगा संस्कृत लेखिकाओं के बारे में। तो ये हमने अभी बताया प्राचीन में, जो कि कहाँ के विदुषी महिलाएं थे? तो मिथिला के गर्गी या मैत्रेयी और भारती। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कुछ मध्यकाल और आधुनिक काल के। तो मध्य और आधुनिक काल में बिहार की संस्कृत लेखिकाओं की परंपरा जीवित रही। मिथिला क्षेत्र के अनेक विदुषी महिलाओं ने काव्य, निबंध, व्याकरण और दर्शन के क्षेत्र में रचनाएं की, जो कि बिहार की महिलाओं ने की थी। आधुनिक काल में बिहार की संस्कृत लेखिकाएं शैक्षिक संस्थानों से जुड़कर संस्कृत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि बिहार के आधुनिक महिलाओं ने किया था। आगे सुनिएगा। इस प्रकार बिहार की संस्कृत लेखिकाएं न केवल विदुषी थी यानी ज्ञान प्राप्त की हुई थी, बल्कि उन्होंने नारी बौद्धिक क्षमता को सिद्ध करते हुए संस्कृत साहित्य को गौरव प्रदान किया। यानी कि गौरव प्रदान किया अर्थात कि विकसित किया और नारी शक्ति, नारी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाया और ये सिद्ध किया कि हाँ, नारी भी अर्थात कि महिलाएं भी संस्कृत साहित्य में एक अच्छा योगदान दे सकती है, गौरव बना सकती है। आगे सुनिएगा। 7वां प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के कारण को लिखना है। तो कुछ कारण दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने 2 पॉइंट में उल्लेख किया है। एक वैसे कारक जो मानव के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, जो कि मानवीय कारक हो गए। दूसरा वैसे हो गया जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया जाता है, प्राकृतिक कारक हो गया। तो देखिए, जैसे मानवीय कारक में क्या मेजर फैक्टर होगा वो देखिएगा। तो वाहनों के धुएं अर्थात कि मानव के द्वारा बनाया गया वाहन है, गाड़ी है, और उसको चला रहा है कौन? तो मनुष्य ही चला रहा है, तो ये मानवीय कारक हो जाएगा। औद्योगिक उत्सर्जन, औद्योगिक चला रहा है कौन? औद्योगिक केंद्र बना रहा है कौन? तो मानव बना रहा है, तो औद्योगिक उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन का दहन, कृषि गतिविधि में जो इस्तेमाल होता है यूरिया वगैरह, उर्वरक वगैरह, उससे भी प्रदूषण होती है। वनों की कटाई होती है ना, तो जो वायु प्रदूषण होता है, जो धूल कण उड़ता है ना, उससे। आगे देखिएगा, प्राकृतिक कारक यानी कि जो नेचर में फैक्टर्स है उसकी बात किया जा रहा है, जो मेजर फैक्टर है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट जब होती है ना, तो भी वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है, राख वगैरह मिल जाते हैं वायुमंडल में, जिससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। दावानल क्या होता है? तो दावानल हो गया जो जंगल में आग लगता है ना, और उससे जो कार्बन वगैरह निकलता है वही हो गया आप सभी का दावानल, और उससे भी वायु प्रदूषण होती है। धूल
भारी आंधियाँ जो कि प्राकृतिक में चलती ही रहती है, हवाएं चलती है तो ये भी एक कारक हो जाता है प्राकृतिक में। और अंतिम में पॉइंट है जैविक अपघटन, यानी जो जैविक अपघटन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, कचरे मृत जीवों के सड़ने गलने से उससे क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। और वो खराब गैस जो रहता है ना, वो वायुमंडल में मिश्रित हो जाएगा। वो वायुमंडल में जब मिश्रित होगा तो वो हमारी सांसों के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और यह क्या बनता है, वायु प्रदूषण का कारक बनता है। तो मैंने 2 मेजर फैक्ट में बांट दिया है इसको, एक मानवीय यानी कि मानव जो अपने गलतियों के द्वारा करता है, और एक प्राकृतिक जो प्राकृतिक से गलतियों से हो जाता है, उसके बारे में मैंने लिखा है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। एंड हम आ चुके हैं 2025 के प्रश्न पत्र में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 2026 में एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है स्वप्न वासव दत्त के बारे में परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न है श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में वर्णित सुयोग्य वर यानी कि एक अच्छा वर ढूंढने के लिए क्या परीक्षण करना चाहिए, वो आप लोग को लिखना है। और तीसरा प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, भेद लिखना है, तो ये हम नहीं बताएंगे। चौथा प्रश्न है प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है। देखिए पत्र कभी कभी पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है ना, कभी कभी पूछा जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है वायुमंडल को प्रदूषण करने वाले कारक, जो कि मैंने अभी बता चुका है अभी। और छठा प्रश्न है वर्षा काल की प्राकृतिक सुषमा यानी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आपको लिखना है, याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है सकार का चरित्र चित्रण करना है। तो सकार का चरित्र चित्रण वाला प्रश्न अगर आप लोग याद करना चाहते हैं ना, तो न्यायालय दृश्यम जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें इसका चरित्र चित्रण किया है, वो वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही आप लोग का एक टास्क रहा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ तो आप लोग घर से बनाइए, कुछ तो आप लोग बैठ करके कीजिए। तो आप लोग वो वाला चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, बल्कि चारू दत्त का दे दिया है। चलिएगा, तो पहला प्रश्न से हम यहाँ से शुरू करेंगे स्वप्न वासव दत्त के नाटक से। स्वप्न वासव दत्त संस्कृत साहित्य के उपलब्ध नाटकों के आधार पर भास को आदिम नाटककार माना जाता है। किसके आधार पर, स्वप्न वासव दत्त साहित्य के उपलब्ध नाटकों के आधार पर उन्होंने कई रूपों की रचना की, जिसमें स्वप्न वासव दत्तम का नाम आदर्श पूर्वक लिया जाता है। स्वप्न वासव दत्तम राजा उदयन और बसंत सेना की कथा पर आधारित है। आगे देखिएगा, नाटक के प्रथम अंक में युगंधरायण वासव दत्ता एवं स्वयं के जलने का प्रवाद फैलाकर ब्रह्मचारी वेश धारण कर वासव दत्ता को अवंतिका के रूप में पद्मावती के पास रख देती है। द्वितीय अंक में उदयन का विवाह का निश्चय होता है और तृतीय में पद्मावती से विवाह, और इसके बाद चतुर्थ में पद्मावती से विवाह के बावजूद वासव दत्ता के प्रति उदयन का प्रेम, और पांचवा में स्वप्न दर्शन एवं स्वप्न में राजा उदयन तथा वासव दत्ता का मिलन, तथा छठा अंक में वासव दत्ता के मिलने का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार राजा और वासव दत्ता के मिलने से नाटक का अंत सुखमय होता है और इसके बाद पद्मावती का भी विवाह हो जाता है। किस वाले पॉइंट में, तो यहाँ पर तृतीय में विवाह होता है राजा उदयन और पद्मावती का, और फिर तीनों व्यक्ति यानी पद्मावती, वासव दत्ता और उदयन तीनों एक राजमहल में रहने लगते हैं और मंत्री भी रहता है एक युगंधरायण। आगे सुनिएगा, दूसरा प्रश्न है श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में सुयोग वर्ण का जो परीक्षण करने का नियम लिखा हुआ है उसको लिखना है आपको। तो इसका उत्तर देखिएगा क्या बताया गया है सुयोग वर्ग के बारे में। श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में जो विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र से संग्रहित है उसमें कन्यादान और सुयोग वर्ग के विषय में चर्चा की गई है। श्लोक के द्वारा हम देखेंगे कूलम च शीलम च स्नाततम च विद्याम च वित्तम पुनर्वयश्च एतान गुणान सप्त परिच्छेदे कन्याबुधय शेषम चिंत नियम इति। अर्थात कि इसमें इसका अर्थ हिंदी में ये हो गया कि कन्यादान के समय पिता और अभिभावक और शुभ चिंतक को लोग को वर पक्ष के 7 गुण देखना ही चाहिए। वो 7 गुण कौन कौन है सुनिएगा। वंश, स्वभाव, माता पिता का जीवन रहन, विद्या, धन, शक्ति और उस व्यक्ति का आयु यानी दूल्हे का आयु। अगर ये सब आप देखते हैं तो विद्वान और ज्ञानवान लोग इन चीज़ों पर यदि विचार करके कन्यादान करता है तो दोनों पक्ष यानी उभय पक्ष
कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों पक्ष सुखी रहता है। इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5 में। वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारक लिखना है। ऑलरेडी मैंने 2024 वाले प्रश्न पत्र में बता दिया है, वही प्रश्न का वही उत्तर दिया हुआ है। मानवीय कारक है, मेजर फैक्टर्स जो है ना मानव के द्वारा, वो लिखा है, और नेचर में जो भी फैक्टर है वो लिखा है मैंने। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 में। वर्षा काल की प्राकृतिक सुषमा यानी सौंदर्य का वर्णन करना है। सुषमा सौंदर्य या सुंदरता, ऐसे भी प्रश्न रहेगा, तो घबराइएगा नहीं, प्रश्न का आंसर एक ही होगा। वर्षा काल का वास्तविक चित्रण करने वाले इस वर्षा वर्णन पाठ में इस ऋतु के कई उपदानों का निरूपण किया गया है, जैसे पर्वतीय नदियाँ, बलाका यानी उजला कलर का बगुला, भ्रमर यानी कि मधुमक्खियाँ, वन का निर्झर, कमल, मेघ, कदम्ब, जम्बू फल, आम इत्यादि। ये सारे उपकरण पाठकों का अरण्य वन में या सुदूर ग्राम के परिवेश में ले जाता है, मतलब कि एक स्थिति में ले जाता है, सुंदर वन की घटनाएं में ले जाती है। वर्षा के मौसम में मयूरों का आनंद बढ़ जाता है, वे झूम झूम कर पंख फैलाकर नाचते हैं। वर्षा में संगीत की संपूर्ण सामग्री निरूपण वन से ही होता है, मतलब कि वर्षा काल में जो संपूर्ण सामग्री है संगीत का वो वन से ही मिलता है। जैसे संगीत में वीणा की ध्वनि और भ्रमरों की गुंजन से कंठ स्वर, ताल बंदरों की चिल्लाहट से, मृदंग मेघों की गर्जन से, और वर्षा में वनों की झंझावाट, बिजलियों की चमक प्रकृति की सच्ची छटा से उभरती है। अर्थात कि इसमें यह बताया गया है कि वन में जो गाना गूंजता रहता है वो वनों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। मृदंग अर्थात कि मृदंग का जो आवाज़ है ना वो निकलता है मेघ गर्जन से, और वर्षा काल में भ्रमरों का जो आवाज़ है वो बीना जैसा रहता है, और वर्षा काल में जो ताल देता है वो बंदरों का चिल्लाहट देता है। और इस प्रकार वर्षा में वनों की झंझावट, बिजलियों का चमक प्रकृति की सच्ची छटा को उभारती है। हरे भरे पेड़ पौधे की मनमोहक छटा दिखती है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है सुंदरता का। वर्षा ऋतु का अलग पक्ष भी दिया हुआ है, इसका विशेषता, जैसे वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों का जीवन भी उल्लास से भर जाता है, सभी पशु पक्षी खुश हो जाते हैं। मोर मेघ गर्जन सुनकर पंख फैलाकर नृत्य करता है, मेढक टटराकर ध्वनि से वातावरण को संगीतमय बनाते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक आकाश की शोभा बढ़ाता है। गांव और नगरों में बच्चे वर्षा जल में खेलते दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु जो है ना उस सुंदरता के साथ साथ ना संगीत का भी एक केंद्र बन जाता है, जो कि यहाँ पर वनों के द्वारा तैयार किया जाता है। अब मैंने इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अंतिम में है इसमें चारुदत्त का वर्णन, जो कि ये इसमें नहीं है, यहाँ पे सकार का वर्णन होता। तो सकार का वर्णन आप न्यायालय दृश्यम वाले चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। इसमें आप कोई भी प्रश्न नहीं है। यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने 22 से इसके बाद 23 और इसके बाद 24 और लास्ट में 25 के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। इसे आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।